लल्लन नाम का एक व्यापारी किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने का उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5-5 स्वर्ण मुद्राएं आई थी और वह सोचता था, इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से कोई दूसरे देश में जाकर छोटा मोटा धंधा कर लूंगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु लल्लन रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर चला जा रहा था। तभी उसके सामने एक साधु महाराज दिखाई दिए। वह साधु महाराज के नजदीक गया और बोला, प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव। बच्चा कहो, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करने का उत्सुक हूँ। पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हीं से प्रदेश में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। अतः वे साधु से बोला, बाबा कोई ऐसा कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को भी शांति मिले। सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन मेरे कहानी के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए 1 असरफिया लूंगा। लल्लन सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 असरफियाँ हैं। इनमें से एक का असरफी देकर एक कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी? लेकिन ये साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते हैं। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। ये सोचकर उसने एक अशरफी साधु को दी और बोला, ये लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। मुझे स्वीकार है। सुनो, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने भी दिन के लिए काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उद्देश्य था। बेटा, यदि मेरा ये उद्देश्य याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 असरफी। कुछ सोचकर लल्लन ने फिर से एक अशरफी निकालकर साधु महाराज के हाथ में दी और कहा, ठीक है, सुनाइए दूसरी कहानी। सुनो बेटा, कभी दूसरे के हक पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या? बस खत्म हो गई कहानी? लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी उद्देश्य ही दिया है। ये लीजिए बाबा, अब आपके उद्देश्य ही सही। बताइए मेरे लिए अगला उद्देश्य क्या है? बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, यह मेरा तीसरा उद्देश्य है। बाबा, अब तो चाहें मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उद्देश्य भी सुनना चाहूँगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 असरफिया और मुझे 2 उद्देश्य और दीजिए। सुनो बेटा, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उद्देश्य यह है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास ना करना। उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है बाबा, मैं आपके बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लगा, साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु साधु बाबा मुझे उद्देश्य बिना कोई पैसे के भी बता सकते थे। आखिर साधु को पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, ये प्रश्न में वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य ही करूँगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ लल्लन पुनः आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई भी धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा।
वहां पर उसने चंदन नाम के एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और यहाँ के महाराज परमजीत सिंह के यहाँ पे नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों के देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ सत बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि अपने संस्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय महाराज के पास। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहां के राजा परमजीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम इंदुमती था। इंदुमती बहुत ही खूबसूरत थी और राजा उनसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा परमजीत सिंह को घुड़सवारी का बहुत ही शौक था, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से पुराने सईस भी रख छोड़े थे, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन लल्लन को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम ललन है। मैं अपने संस्थान पर इसे रखने का आज्ञा लेने आया हूँ। इसमें आज्ञा की क्या हो सकता है? यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे सारा काम ले जाकर समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो इसका दंड इसे नहीं बल्कि चंदन तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। चंदन लल्लन को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा, सुनो ललन, ये 2 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है। इन्हें खिलाना पिलाना, मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर चंदन उसे लेकर अस्तबल में बने हुए एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, ये मेरा कमरा है। आज से ये तुम्हारा कमरा रहेगा जब तक मैं ना लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद चंदन अपने आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा। उसकी बीमार माँ इंतजार कर रही थी और लल्लन अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़े की मालिश आदि करने बाद अपने पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता धुलाता और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर अन्य सैसियों के साथ घोड़े के खाने के लिए चने लेने के लिए चना घर में पहुंच जाता। प्रत्येक सैस को 20-20 सेर चने मिला करते थे। लल्लन ने भी 20 सेर चने की पोटली बांधी अपने अस्तबल में जा पहुंचा। उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद दोनों घोड़े के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी साइयों के साथ गपशप किया जाए। यह सोचकर वह उसे बड़े कमरे में जा पहुंचा, जहां अन्य सईस बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। लल्लन ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरा किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए बिना किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा पानी कर सके। भाई, हम घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई वे चना कूटने के लिए नहीं है,
बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वो तो कभी का कूट कर हम घोड़ों को खिला चुके हैं। क्या मतलब